हुकूमत की तरफ से कि उनका बायस हो गया ये मखसूस नशिस्तों के केस के ऊपर। आप कैसे इसको देखते हैं? और ये मामला क्या हैंडल कर रही है सही गवर्नमेंट की? कभी कोई एक पैकेज, कभी कोई एक अफवाह, फिर तरदीद, फिर अफवाह, फिर तरदीद। जी बुखारी साहब। दो तीन फार्मूलाज पे रजा भाई हुकूमत काम कर रही थी। नंबर वन तो वही पुराना फार्मूला जो पीटीआई ने अडॉप्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली उनकी हुकूमत चली गई। उसमें वो हम ख्याल लोगों, वो तकसीम इस तरह की थी कि अगर आप 68 कर दें एज सीजे की, तो उसका नतीजा ये निकलना था कि उमर अता बंदयाल साहब और उनके हम ख्याल 2035 तक वही सीजेपी बनने थे पाकिस्तान के। तो वही वाला फार्मूला एक तो जेर गौर था। लेकिन उसके बाद जब फायज ईसा साहब की तरफ से आ गया इनकार कि भाई आप करें या ना करें, मैंने ये कबूल ही नहीं करना, तो उसके बाद उन्होंने दूसरे कुछ फार्मूलाज पे काम करना की कोशिश की, जिसमें जजेस की, हाई कोर्ट के जजेस की उम्र जो है उसको बढ़ाने की बात की गई। और साथ साथ एक तीसरी चीज भी इन्होंने डिस्कशन में लाए, वो ये थी कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट सेपरेटली बना दिया जाए जो कि सिर्फ आईनी पिटिशन सुने, और जो बाकी सुप्रीम कोर्ट है वो आईनी पिटिशन ना सुने। और इन केस ऑफ दैट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, फिर फायज ईसा साहब जो कि रिटायर हो चुके हों, उनको ऑफर की जाए कि जनाब आपको उसका हम चीफ जस्टिस या हेड अपॉइंट करते हैं। ये फार्मूला भी अपनी जगह पे जेर गौर था, लेकिन प्रॉब्लम वही है, नंबर गेम बने। अच्छा, इस नंबर गेम के हवाले से पीपल्स पार्टी के अरकान जैसे हसन मुर्तजा हो गए, पंजाब में सीनियर लीडर हैं, उन्होंने भी वाज़ेह अल्फाज में कहा कि जी नंबर गेम ही नहीं है तो कहाँ से करेंगे। उसके बाद JUIF के लोग, अच्छा लोगों ने आसिफ जरदारी साहब की विजिट, उनकी बंदूक का तोहफा, और नूर आलम खान की जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट है उनका, हालांकि जितने मामला मैंने डिस्कस किए हैं इनसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है उनकी प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स का, लेकिन लोगों ने लिंक किया। अच्छा, ये हो सकती है चूंकि आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो हैरान कुन रिजल्ट्स देने में माहिर हैं, तो हो सकता है कि ये उसी के सिलसिले में की एक कड़ी हो। और जी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अंदर अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ उन्होंने इन रोड्स बना ली हो पीटीआई के अंदर, और कुछ लोग आ जाएं इस तरफ। लेकिन अभी जब तक वो नहीं आते तब तक तो इस तरह की कोई चीज हो नहीं सकती। फिर जो लॉ मिनिस्टर हैं, मेरी भी उनसे एक टेलीफोनिक बात हुई, तो उन्होंने यही इंडिकेशन दी जी 25 अक्टूबर को मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे। ये तो एक हो गया सिनेरियो कि ये है जो उनके जहन में था, वो करने की पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात मंसूर अली शाह साहब के बारे में, ये जो फैसला आया ये कम अज कम मेरे लिए भी हैरान कुन था, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में मैंने, अगरचे मैंने कोर्ट बीट कभी नहीं की, लेकिन आपको पता है कुछ इंटरनेशनल वायर सर्विस के लिए मुझे कुछ केसेस की कवरेज करने के लिए जाना पड़ता है। तो उसमें उनके बारे में मेरा पहला जो इम्प्रेशन बना था वो ये था कि ये लॉ को प्रायोरिटी देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट है और इंडिपेंडेंट है, डिक्टेशन नहीं लेते। और जो जो केस मैंने पहली दफे सुना उसमें वसीम सज्जाद साहब जो हैं वो आसिफ जरदारी साहब के वकील थे, और दूसरी तरफ जो बैठे हुए थे उमर अताब बंदयाल साहब लाहौर हाई कोर्ट के। तो वो जो रिमार्क्स होते हैं उसमें उमर अताब बंदयाल साहब वही एंटी प्रेसिडेंट, जबकि एक न्यूट्रल वॉइस जो थी वो मंसूर अली शाह साहब की तरफ से आती थी। तो उससे ये अंदाजा हुआ। फिर दूसरी बात ये कि आप देखेंगे पहले जज थे जिन्होंने अपने एसेट्स वेबसाइट पे दिए, अपने आप को अकाउंटेबिलिटी के लिए पेश किया, ये मेरे एसेट्स हैं। तीसरा ये भी है कि एक लोअर जुडिशरी के जजेस का जो एग्जाम होता है उसको इन्होंने ना सिर्फ खुद इन्वेजिलेट किया बल्कि उसके पेपर भी खुद चेक किए, और वो टोटल कैंडिडेट्स में से मेरा ख्याल है टोटल 20 जो है वो क्वालिफाई कर सके, बाकी वो सैकड़ों जो हैं वो पास ही नहीं कर पाए। उसकी वजह ये थी कि उसमें मंसूर अली शाह साहब ने किसी किस्म का कोई प्रेशर या सिफारिश नहीं मानी थी। अच्छा, ये रेपुटेशन है मंसूर अली शाह साहब की। अलबत्ता ये जो रिसेंट फैसला आया है इसके बारे में चूंकि हम कमेंट कर चुके हैं ऑलरेडी कि ये एक लीगल सॉल्यूशन की बजाय उन्होंने एक पॉलिटिकल सॉल्यूशन दिया था पैसिफाई करने के लिए।
तो बहरहाल ये तवक्को मुझे कम अज कम मंसूर अली शाह साहब से नहीं थी। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक हो गया। फ्यूचर में वो आपको जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे तो शायद वो भी कोशिश करें कि जो रविश है या जो तर्ज अमल है हमारे जजेस का उसको तब्दील करें। जी बिल्कुल। दादा मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं हाँ करिए। कि ये तजवीज अलबत्ता जरूर जेर गौर है कि जब भी नंबर पूरे हो जाए चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ा दी जाए, चीफ जस्टिस के ओहदे की मियाद मुकर्रर कर दी जाए। इस वक्त मियाद नहीं है, इस वक्त जज की एज है रिटायरमेंट की, लेकिन चीफ जस्टिस के ओहदे की 3 या 4 साल मुद्दत जो है ना वो मुकर्रर करने पर बात हो रही है। और शायद इस पर पीटीआई भी मान जाए। अगर पीटीआई के लोग इस पर मान गए तो फिर हो सकता है ये अमेंडमेंट अगले दिनों में हो जाए। अगर पीटीआई नहीं तस्लीम मानेगी तो फिर वही तोड़ फोड़ करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो फॉर द टाइम बिंग उसका कोई चांस नहीं है। अच्छा ठीक, बिल्कुल ठीक। तो जरा ये बढ़ते हैं, दूसरा ये जो मामला है, ये एससीओ कॉन्फ्रेंस ऑफ पाकिस्तान होनी, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इनवाइट किया है। और ये अब हुकूमत और खुसूसन वजीर दाखिला का ये कहना है कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे जो 2-3 ग्रुप मुलविस हैं, ये वाकया शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस को खराब करने की प्लानिंग है। और बहुत से लोगों को तकलीफ है कि पाकिस्तान जो है वो एससीओ के इस अहम इजलास की मेजबानी कर रहा है। और लेकिन मैं ये आपसे जानना चाहता हूं आप दोनों से, और कोई कमेंट दीजिए कि अभी तक कोई ऐसी पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ बात नहीं की गई, क्योंकि यही अभी तक पता लगा कि जी बस ये हुआ है जो कि बहुत बुरा हुआ। उसकी मजम्मत तो यकीनन मेरे ख्याल से हर पाकिस्तानी ने की है, लेकिन ये कि मार धाड़ और होगी, बस हम जाके तो ये कर देंगे तो वो कर देंगे, अगर उसी से सॉल्यूशन हल होना होता तो अभी तक हल ना हो गया होता। कितने 20 साल होने को हैं। ये जो नई इंसर्जेंसी 2006 के बाद स्टार्ट हुई है, तो इसमें कोई सियासी जो है, इजाज साहब उसके हवाले से बताइए कि कोई आपकी मालूमात हैं, चूंकि आप मिलते रहते हैं सबसे इस्लामाबाद में, कोई वहां पर इसके ऊपर सोच विचार हुआ है? रजा भाई, एक तो बलूचिस्तान के हवाले से बदकिस्मती ये हुई है कि रियासत जो है वो आदी थी उन चंद सरदारों से बात करने की जिनके हाथ में बलूचिस्तान की एक जमाने में किस्मत हुआ करती थी। मैंगल साहब थे, बुगटी साहब थे, खारबश परी साहब थे, फिर गौस बख्श ब्रिंजो साहब थे। वो उन्हीं से बात कर लेते तो मामला हल हो जाता था। डॉक्टर अल्लाह नजर पहली वो फोर्स बने जिन्होंने सरदारों की जो वक़्त थी बलूचिस्तान में, सियासी वक़्त भी उसको रफ्ता रफ्ता उन्होंने महदूद कर दिया। अच्छा, ठीक। दूसरी तरफ ये भी हुआ कि हब्यार और ब्राह्मदार जो हैं वो चूंकि सरदार क्लेन से हैं, वो सरदार हैं, अब वो खड़े हो गए अल्लाह नजर के पीछे। और अब जो है, अब जो लेटेस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट बलूचिस्तान की, वो मारंग बलोच है। ये आज की एक रियलिटी है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे हुक्मरानों को कोई ये समझाने पर तैयार नहीं है कि आप जब पॉलिटिकल मामलात होते हैं और पॉलिटिकल मामलात ही वायलेंस की जानिब जाते हैं तो आपको दोनों काम करना पड़ते हैं। आपको जहां जरूरत है वहां आप ऑपरेशन करें, और जहां जरूरत है वहां बातचीत करें। अब एक ऑपरेशन तो भुट्टो साहब के जमाने में हुआ था जब फौज को पहाड़ों पर चढ़ा दिया गया था, उसका कोई अच्छा नतीजा नहीं निकला था। और हमने माजी से तो कभी सीखना नहीं है। अब हम्म। मेरी ये इतला थी, परसों तरसों मैंने अपने व्लॉग में ये बात कही भी थी कि ऑपरेशन होगा, और वो ऑपरेशन जारी है। पंजगूर में, केच में और जोब में हो रहे हैं। और जो बाकी जगह पर हैं, बोलान और बच वगैरह, उनमें उनमें आजकल में इंटेलिजेंस लगी हुई है उस पर, वो भी शुरू हो जाएगा। लेकिन ये मसले का हल नहीं है, इसलिए कि आप 5 लोगों को मारेंगे, 5 नए और इंडक्शन हो जाएंगी। और प्राइम मिनिस्टर साहब जब क्वेटा गए हैं तो उन्होंने कह दिया कि दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होगी। और बदकिस्मती ये है कि अब हमारे जो दहशतगर्दों की फहरिस्त है उसमें वजारत दाखिला